सभी लोगों की एक ही आवाज सुनाई पड़ती है कि इस बार भाजपा 300 पार। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। आज की चुनावी समर से बड़ी तस्वीर नजर आने वाली है, क्योंकि बीजेपी के स्टार प्रचार, बीजेपी के दिग्गज जो है वो सीधा चुनावी मैदान में उतरेंगे और अपने जरिए तय किए गए उम्मीदवारों के लिए जनता के बीच मौजूद होंगे। डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत बेहद तेजी के साथ आगे बढ़ती जा रही है। किन किन राज्यों में बड़े चेहरे नजर आने वाले हैं, वो कौन कौन से बीजेपी के दिग्गज हैं जो कि चुनावी ताल ठोकते नजर आएंगे और अपने प्रत्याशियों के लिए, उम्मीदवारों के लिए कमल पर साथ देने के लिए उनका हाथ मांगते नजर आएंगे, यानी कि वोट देने की अपील करते नजर आएंगे। आइए आप तक पहुंचाइए पूरी डिटेल, क्योंकि विधानसभा चुनाव की ये रणभेरी बज चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह मथुरा वृंदावन के दौरे पर है, जिसकी एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा दादरी, ग्रेटर नोएडा की तरफ भी रुख करेंगे। अमित शाह सबसे पहले बीजेपी के बांके बिहारी मंदिर में जाएंगे, जिसके बाद डोर टू डोर कैंपेन की तस्वीर के तहत वोट मांगते नजर आएंगे। वहीं जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शाहजहांपुर में ताल ठोकेंगे, तो सीएम योगी आदित्यनाथ बिजनौर में अपनी आवाज बुलंद करते हुए दिखाई देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जिक्र करें तो गाजियाबाद के मोदी नगर से एक बड़ी तस्वीर नजर आने वाली है। गौतम बुद्ध नगर में भी पहले चरण में मतदान है। शाहजहांपुर और बिजनौर में दूसरे चरण में 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। यूपी विधानसभा चुनाव की 403 सीटों का अगर जिक्र करें तो 10 फरवरी को 11 जिलों की 58 सीटों के लिए वोटिंग होने वाली है, यानी कि पश्चिमी यूपी के इस पूरे समीकरण को साधने के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारक, बीजेपी के बड़े चेहरे चुनावी मैदान में इस वक्त उतरे हुए हैं। मथुरा का जिक्र इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि मथुरा के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें आती हैं और उन सीटों को साधने के लिए किस तरह से आज बीजेपी की रणनीति नजर आ रही है, उसके लिए अमित पांडे मेरे सहयोगी लगातार आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। अमित, आपकी तरफ रुख करेंगे, क्या तस्वीर नजर आने वाली है, कब तक पहुंचेंगे अमित शाह, क्या कुछ ये पूरा कार्यक्रम वृंदावन में रहने वाला है आज? देखिए 11:45 तक गृह मंत्री अमित शाह के यहाँ पर पहुँचने का कार्यक्रम है और सभी ना इसी रास्ते से गृह मंत्री इस प्राचीन मंदिर, आध्यात्मिक मंदिर के भीतर जाएंगे और दर्शन करेंगे और खास तैयारी यहाँ पर की गई है। इत्र से उनको स्नान कराया जाएगा और ठाकुर जी को, और उसके बाद पूरी की पूरी जो मंदिर दर्शन की प्रक्रिया होगी वह पूरी होगी। बहुत अहम है, गृह मंत्री बनने के बाद पहला दौरा है गृह मंत्री अमित शाह का यहाँ पर, और 7 साल से जब बीजेपी यूपी में और दिल्ली में और 5 साल से यूपी में सत्ता में है, तो दूसरी बार गृह मंत्री अमित शाह इस प्राचीन मंदिर में आएंगे, दर्शन करेंगे। यह आध्यात्मिक पक्ष है और जनसंपर्क इसके बाद यहाँ पर करेंगे इस बांके बिहारी मंदिर की गलियों के भीतर जाके। तो अध्यात्म और जनसंपर्क दोनों को एक साथ यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह के जो चुनावी प्रचार अभियान में हम देख सकते हैं। और यही झलक कमोबेश जितने भी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं आज जिनका आप जिक्र कर रही थी, उनके चुनाव प्रचार अभियान में देखने को मिलेगी। महत्वपूर्ण जगह पर दर्शन करना, घर घर जनसंपर्क अभियान, जनता से सशक्त संवाद और सरकार की उपलब्धियों के बारे में लोगों को सूचित करना, कार्यकर्ताओं को करना। और ये बहुत महत्वपूर्ण है सबीना, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जानती है बीजेपी को कि चुनौती इस बार बदली हुई परिस्थितियां, किसान आंदोलन का असर है, महंगाई का असर है, कोविड की परिस्थितियों का असर है। तो ये गतिविधियां उस वजह से हम काफी ज्यादा देख रहे हैं। इसलिए बार बार विपक्ष कह भी रही है कि 2017 में भले ही मोदी लहर में ये सीटें जीत ली हो, लेकिन इस बार समीकरण और चुनौतियां जो हैं वो अलग तरफ इशारा करती हैं। हालांकि नतीजे यहाँ पर 10 मार्च को बताएंगे कि आखिर किस पार्टी पर जनता विश्वास यहाँ पर कर रही है, क्योंकि उसी के हाथ में आएगी सत्ता की चाबी। पूरी तस्वीर की आगे की और जानकारी लेंगे खासतौर से तब जब अमित शाह सीधा सबसे पहले वृंदावन पहुंचेंगे। लेकिन इस बीच आपको जानकारी पहुंचा दे कि वृंदावन की जो जानकारी, बांके बिहारी मंदिर में किस तरह से दर्शन पूजन अर्चन होगा, उसके बाद किस तरह से ये काफिला आगे बढ़ेगा, अपडेट आप तक पहुंचा दें कि अमित शाह मथुरा, दादरी और ग्रेटर नोएडा में चुनावी दौरा करते हुए नजर आएंगे। और इस चुनावी दौरे के दौरान प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में वो शामिल होंगे, ठीक उसी जगह जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, क्योंकि प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम यहीं पर होने वाला है। यही पार्टी से जुड़े पदाधिकारियों के साथ अमित शाह की जो बैठक होगी, जो कि करीब दोपहर 1 से 2 बजे तक के बीच बताई जा रही है, जिसमें करीब बताया जा रहा है कि 250 जो प्रभावी मतदाता हैं वो यहाँ शामिल होते हुए नजर आएंगे, जिसमें आने जाने का सिलसिला भी शुरू हो
चुका है, बैरिकेडिंग लगी हुई है, पूरी तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। किस तरह से पदाधिकारियों को आगे के पदचिन्ह रखने हैं, किस तरह से ये पूरी तस्वीर यहाँ पर आनी है। एक बार सबसे पहले मैं पीछे की वो तस्वीर दिखा दूं जहां अमित शाह मौजूद होंगे। देखिए, संगठनात्मक एवं प्रभावी मतदाता बैठक, कई संगठनात्मक बैठक जो है वो यहीं से अमित शाह करने वाले हैं। कार्यकर्ताओं में जोश का मंत्र फूकेंगे, जीत का मंत्र देंगे, पदाधिकारियों का मार्गदर्शन करेंगे, संवाद यहां से होने वाला है। और अंदर फिलहाल किसी को जाने की, एंट्री की किसी की तरह की इजाजत नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ का ट्वीट भी यहां पर आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि इन तमाम तस्वीरों के बीच में यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ समाजवादी पार्टी को लेकर कटाक्ष करते हुए ये ट्वीट किया है। इस वक्त आपके सामने मौजूद है। ट्वीट आप तक पहुंचाते हैं कि क्या कुछ उन्होंने यहां पर कहा है। उन्होंने लिखा कि प्रदेश की पहचान अब दिव्य कुंभ और भव्य दीपोत्सव से है, वही रहेगी। प्रदेश की पहचान सैफई महोत्सव से बनाने की लालसा रखने वाले अब इतिहास है, इतिहास ही रहेंगे। यानी कि समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए ये ट्वीट सीएम योगी आदित्यनाथ का सामने आया है। एक बार फिर से इन चुनावी दौरों की तरफ रुख करेंगे। अमित पांडे, क्या आपको लगता है चुनावी दौरों के जरिए एक बार फिर से साल 2017 का इतिहास दोहराने की कोशिश है? धर्म और कर्म किस तरह से आगे बढ़ते हुए सियासी समीकरण को साध रहा है? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, चुनावी दौरे से सफलता तो हर एक पार्टी अपना सफलता का जो दौर है वो दोहराने की कोशिश करेगी, से सफलता का स्वाद चखने की कोशिश करेगी। और बीजेपी तो दोहरा रही है। ये हुई पहली बात। दूसरी बात जो आप जिक्र कर रही थी सबीना, ट्वीट का, तो योगी आदित्यनाथ का अगर ये ट्वीट है तो दो अहम ट्वीट आए हैं अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की ओर से। अखिलेश यादव की ओर से ये ट्वीट आया कि कल आया था कि अमर जवान ज्योति जो जलाई गई है, अब उसकी याद जो हटाई गई है उसकी याद में सब लोग जलाएं ज्योति और एक प्रतीकात्मक विरोध अपना वो दिखाया, पहली चीज। और दूसरी चीज, आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी का ट्वीट आया है कि अब 700 परिवार से जाकर बीजेपी के लोग मुलाकात करें, किसान आंदोलन में जो प्रभावित हुई हैं। तो ये विरोध, जो विरोधी पार्टी हैं उनका भी ट्वीट के जरिए यहाँ पर जवाब आ रहा है। बेहद दिलचस्प अलग अलग रंग इस पूरे ब्रज क्षेत्र में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबीना हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। सारी गतिविधियां यहाँ पर हो रही है। ये एक तरीके का पहला चरण है और इसी चरण में चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, ये लीड लेना चाह रहा है। इसीलिए तरह तरह की अलग अलग दलों की ओर से हम ये रणनीति देख रहे हैं और शीर्ष नेताओं का जो दौरा है उसी रणनीति की एक कड़ी है। जी बिल्कुल, अमित लौटेंगे आपके पास, क्योंकि कुछ ही देर बाद गृह मंत्री अमित शाह वृंदावन जाएंगे, बांके बिहारी के दर्शन करेंगे। किस तरह से धर्म और कर्म युद्ध लगातार आगे बढ़ता जा रहा है उसकी हर तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। लेकिन इस बीच गृह मंत्री अमित शाह जाटलैंड, क्या प्रभाव पड़ा, क्या ये पूरी तस्वीर सामने आ रही है? बीजेपी सांसद प्रवेश शर्मा से खास बातचीत मेरे सहयोगी अमन ने की और न्यूज़ 18 इंडिया से इस खास बातचीत में क्या कुछ कहा, सुनिए आप भी। आज आपके घर पर बैठक हुई, मुलाकात हुई। बस एक शुरुआत कर रहा हूं एक ट्वीट से जो अभी जयंत चौधरी जी ने किया है। आपने संभवतः पढ़ लिया होगा सर। उन्होंने ट्वीट किया कि न्योता मुझे नहीं, उन 700 किसान परिवारों को दो जिनके घर आपने उजाड़ दिए। रिजेक्ट कर दिया सर ऑफर। प्रवेश जी, देखिए, हमने ना तो कोई उनको ऑफर दिया है, ना हमने कोई अपना न्योता दिया है। हमने तो माननीय गृह मंत्री जी ने एक केवल इतनी बात करी थी कि उन्होंने एक गलत घर का रास्ता चुन लिया है और केवल इतना ही बोला है। अब आप वो इस बात को खुद ही न्योता मान लें और ऑफ़र मान लें, तो ऐसा पार्टी की तरफ से कोई न्योता ऑफ़र नहीं है। और वो क्योंकि युवा नेता हैं, एक अच्छे परिवार से, ऐसे परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं जिनका किसानों के लिए वो अपना संघर्ष रहा है, उसका इतिहास है। तो अभी भविष्य में 1 साल बाद, 2 साल बाद कभी भी वो हमारे साथ में आना चाहेंगे तो उनका स्वागत है। केवल इतनी बात बोली, तो वो आज ही आए, आज ही हमने उनको न्योता दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब वो भविष्य में आए, अभी भी स्वागत है, आप ये कह रहे हैं? हाँ, तो हम कोई अच्छे व्यक्ति, अच्छे युवा नेता को हम अपना क्यों मना करेंगे? अगर वो आना चाहेंगे, उनकी नीतियाँ, वो भी किसानों के लिए कुछ करना चाहते हैं। हमारी पार्टी भी किसानों के लिए काम करती है, वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाट समाज के लिए, वहाँ के किसानों के लिए, मगर वो समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस करके ये सब नहीं कर सकते, क्योंकि समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा ही नहीं है। तो वो उन्होंने इसलिए गलत रास्ता चुना। अब वो आंकड़े, अगर उनको समझ आ रहे होंगे कि उनके साथ में अलायंस करके आंकड़े फिट बैठते होंगे,
तो वो गणित एक अलग है। मगर वो उसके साथ रहकर, समाजवादी पार्टी के साथ रहकर समाज का कुछ भला कर पाएंगे, किसानों का कुछ भला कर पाएंगे, उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। और चुनाव परिणाम के बाद भी कोई संभावना, क्योंकि आपने ये भी कहा कि समाज के लोग उनसे बात करेंगे, तो क्या चुनाव के बाद भी कोई पॉसिबिलिटी है क्या प्रवेश जी? देखिए, एक तो हमारी वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। पूर्ण बहुमत से सरकार बनने के बाद भी वो अगर हमारी सरकार के साथ में काम करना चाहेंगे तो उनका स्वागत रहेगा। प्रवेश जी, आपने कहा कि गणित उनको सूट कर रहा होगा, इसलिए उन्होंने, वो कह रहे हैं न्योता, आपने कहा न्योता दिया ही नहीं, वो कह रहे हैं मुझे न्योता नहीं चाहिए, तो गणित उनको, ये गणित क्या आपको नुकसान पहुंचाएगा? ये जाट मुस्लिम कॉम्बिनेशन जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ये जो कहा जा रहा है कि ये आपके लिए बड़ा घातक है, जाट मुस्लिम साथ आ गए हैं और ये कॉम्बिनेशन हो गया अगेंस्ट यू, तो ये आपके लिए कोई चिंता का विषय? देखिए, जाट समाज अभी तक मुजफ्फरनगर दंगों को भूला नहीं है और ना कभी भूल पाएगा। और समाजवादी पार्टी में ये सब हुआ था और हजारों बच्चों के ऊपर में केस दर्ज हुआ था, कईयों की जान गई थी, कईयों को उत्तर प्रदेश से अपना घर छोड़कर जाना पड़ा था। अगर सभी के केस ख़त्म हुए तो वो केवल हमारी सरकार के कारण ही ख़त्म हुए, वरना आज भी सारे कोर्ट कचहरी के धक्के खाते रहते। तो समाजवादी पार्टी में कोई न्याय किसी को कभी मिल पाएगा, ऐसा कभी किसी को कोई गलतफहमी नहीं है। और जाट और मुसलमान वहाँ पर एक हो ही नहीं सकता, किसी भी सूरत में, किसी भी विधानसभा में नहीं हो सकता, ये मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। अलायंस के बावजूद बेशक एसपी आरएलडी साथ आ गए हैं, जयंत जी अखिलेश जी के साथ चले गए हैं, फिर भी नहीं। तो जयंत चौधरी जी ने सारे जाट वोट का ठेका थोड़ी ना लिया हुआ है। वो अगर एक गलत पार्टी के साथ में अलायंस करेंगे तो जाट समाज उनके साथ क्यों जाएगा? न्यूज 18 इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ब्रिज क्षेत्र में लगातार जो गतिविधियां हो रही हैं वह आप देख सकते हैं। अहम नेताओं का दौरा है, गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, और रोहिलखंड में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का, योगी आदित्यनाथ का बिजनौर में है। ये सभी नेता बहुत महत्वपूर्ण है बीजेपी के। जेपी नड्डा मौजूदा अध्यक्ष हैं, गृह मंत्री अमित शाह पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं बीजेपी के, चाणक्य बीजेपी के मुख्य रणनीतिकार राजनाथ सिंह पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, गाजियाबाद से सांसद रह चुके हैं, रणनीतिकार की टीम में अहम हिस्सा है योगी आदित्यनाथ। तो लगातार ये जो दौर है, तो बीजेपी के शीर्ष नेताओं का दौरा है, वो लगातार यहाँ पर जारी है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पहले चरण का जो चुनाव प्रचार अभियान है उसकी गतिविधियां यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी मंदिर से पीछे यहाँ पर चुनाव प्रचार अभियान की बीजेपी की शुरुआत होगी। गृह मंत्री अमित शाह आएंगे, दर्शन करेंगे, उसके बाद डोर टू डोर कैंपेन यहाँ पर करेंगे। जी बिल्कुल अमित, क्योंकि अमित शाह पहले जहां सिर्फ बीजेपी के चाणक्य माने जाते थे और उनका कद बढ़ता गया, फिर पूरी राजनीति के चाणक्य वो माने जाते रहे हैं। कहा जाता है कि वोटों में किस तरह से नतीजों का परिवर्तन होता है, वो जो रणनीति होती है वो अमित शाह बखूबी बनाना जानते हैं। किस तरह जीत का मंत्र देना है, किस तरह से संवाद साधना है, किस तरह से अगर डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत हुई है उसे जन संवाद के तौर पर बड़े स्तर पर लाना है, उनकी एक बखूबी रणनीति नजर आती है। आज उसी की झलक दिखाई देगी मथुरा वृंदावन से। जी सबीना, बिल्कुल मथुरा वृंदावन से उसी की झलक दिखाई देगी। बीजेपी के शीर्ष नेता यहाँ पर आएंगे। पहली चीज, दूसरी चीज एक और हमें अभी जानकारी मिली है, मुजफ्फरनगर जिसका कि जिक्र कर रहे थे हमारे चैनल पे सांसद प्रवेश वर्मा, कल जयंत चौधरी अखिलेश यादव की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस है वहाँ पर, तो तमाम जो बड़े नेता हैं यहाँ पर उनका आना शुरू हो गया है। और जयंत चौधरी ने साफ कर दिया है बीजेपी के नेता के इस बयान के बाद कि फिलहाल वो किसी तरीके के संकेत को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है, न तो उनकी मंशा है। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कल होगी, कल बहुत महत्वपूर्ण होगी इन महत्वपूर्ण नेताओं के दौरे के बाद, क्योंकि यह जवाबी कार्रवाई निर्धारित करेगी कि किस तरीके का जवाब बीजेपी जो आरएलडी और समाजवादी पार्टी गठबंधन वो दे रहा है। क्योंकि देखिए, अगर अब पूरा हम देखें पिछले एक हफ्ते की जो रणनीति हम देखें, गृह मंत्री अमित शाह का कैराना दौरा, जेपी नड्डा का आगरा दौरा, गृह मंत्री बयान सामने आए हैं। हिंदू राष्ट्रवाद चिंता का विषय है, ये कहा है हामिद अंसारी ने। धार्मिक आधार पर बांटा जा रहा है
राष्ट्रीयता पर विवाद हो रहा है, ये हामिद अंसारी ने कहा है। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का विवादास्पद बयान। अंसारी ने कहा कि हिंदू राष्ट्रवाद चिंता का विषय है। कहा कि धार्मिक आधार पर लोगों को बांट दिया जा रहा है, राष्ट्रीयता को लेकर विवाद पैदा किया जा रहा है। देश में असुरक्षा का माहौल बन रहा है, देश में एक धर्म के लोगों को उकसाया जा रहा है, देश में इंटॉलरेंस को हवा दी जा रही है। In recent years, we have experienced emergence of trends and practices that dispute the well-established principle of civic nationalism and interposes a new and imaginary practice of cultural nationalism. It seeks to present an electoral majority in the guise of a religious majority and monopolize political power. It wants to distinguish citizens on the basis of their faith, give vent to intolerance, insinuate otherness, and promote disquiet and insecurity. Some of its recent manifestations are chilling and reflect poorly on our claim to be governed by rule of law. Why have segments of opinion in a plural society with a long tradition of accommodation of diversity decided to question it in favor of a unilateral and distorted reading of its past? बीजेपी लीडर गौरव भाटिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपने सर पढ़ ही लिया होगा, देख लिया होगा, सुन लिया होगा कि उपराष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का बयान किस तरीके से सामने आया है। और ये पहली दफा नहीं है जब उन्होंने कोई विवादित बयान दिया हो, फिर से उनको माहौल खराब लग रहा है। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है कि उच्च संवैधानिक पद पे जो व्यक्ति आसीन रहा हो और वो राजनीति करे और उस तरह से करे कि जिसकी स्क्रिप्ट कांग्रेस हेडक्वार्टर में लिखी। मैं इतना ही कहूंगा कि हामिद जी तब उपराष्ट्रपति थे जब मुजफ्फरनगर दंगे हुए और कांग्रेस की सरकार थी, सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई, तो कोई टिप्पणी उपराष्ट्रपति जी की उस वक्त नहीं आई। आज जब समाज में सौहार्द है, आप देखिए जो दंगे पहले होते थे अब बंद हो गए हैं। जब हर कोई एक दूसरे की इज्जत करते हुए साथ में रह रहा है, तो ये कांग्रेस की टूल किट होती कि आपस में सौहार्द को कैसे बिगाड़े, हिंदू मुस्लिम कराएं और इससे ध्रुवीकरण हो और शायद कांग्रेस पार्टी का इससे फायदा हो जाए। वो ये भूल जाते हैं कि भारतीय इस तरह की ओछी राजनीति से बहुत दूर आ गए हैं और वो विकास की बात करते हैं। और ये बयान ऐसा है कि ये एक पूर्व उपराष्ट्रपति को शोभा नहीं देता। बिल्कुल, और संवैधानिक ओहदे का आपने जिक्र किया, मुझे तो सवाल पूछने में भी लिहाज का इस्तेमाल करना पड़ रहा है क्योंकि वो देश के पूर्व उपराष्ट्रपति रहे हैं। उनके बारे में हम किस हद तक जाके बातें करें, लेकिन फिर भी अगर उनको हिंदू राष्ट्रवाद से प्रॉब्लम है, वो इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करें, माहौल खराब लग रहा है। आप सोचिए जरा कि अगर हामिद अंसारी जैसे शख्सियत बैठ के अगर ये कहते हैं तो इसका असर किस तरीके से होगा। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए, एक डॉक्टर अब्दुल कलाम जी थे, हम लोग याद भी करते हैं तो प्रेरणा स्रोत लगते हैं। बिल्कुल, कभी उन्होंने दलगल राजनीति नहीं करी और यही चरित्र, यही भाव होना चाहिए। एक पूर्व में आप अगर बड़े संवैधानिक पद पे आसीन रहे हैं, आप दिशा दीजिए और दलगल राजनीति के ऊपर उठिए। लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस की जो टोपी थी वो अभी भी कहीं ना कहीं जो पूर्व उपराष्ट्रपति जी रहे हैं उनके दिमाग में इस तरह के ख्याल देती है और ये सब सोनिया गांधी जी करवाती हैं। वो शांत जरूर है लेकिन पर्दे के पीछे ये लेखन उन्हीं का। राशिद दलवे इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव जी, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं उनसे ही जवाब लेती हूँ। कहा यह जा रहा है बीजेपी के तरफ से भी, और आम जन भावना किस तरीके की है वो तो वक्त पे पता चलेगा, कि सिर्फ फेस है हामिद अंसारी। अगर इस तरीके से वो विवादित बयान देते हैं तो उसके पीछे कांग्रेस पार्टी की भूमिका है। हामिद अंसारी साहब कांग्रेस के मेंबर नहीं,
हर चीज कांग्रेस के ऊपर डालना गलत। हाँ। लेकिन हामिद अंसारी साहब ने जो बयान दिया है, हाँ। हरिद्वार के अंदर जब 100 कॉल्ड संत खड़े होकर तलवारें निकाल रहे थे, वो उसका क्या मतलब है? दुनिया क्या सोचे? क्या प्रधानमंत्री ने एक जुमला उनके खिलाफ किया? क्या बीजेपी के किसी नेता ने उसे कंडम किया? प्रधानमंत्री चाइना गए थे, आपको याद होगा, जाके वहां बयान दे के आए थे कि मेरे प्रधानमंत्री बनने से पहले भारतीय कहते हुए शर्म आती थी, इससे भारत की इज्जत बढ़ेगी। क्या ये राष्ट्रवाद का बयान था? हामिद अंसारी अगर बोलेंगे तो वो देश के दुश्मन हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी चाइना में जाके बोलेंगे तो वो देशभक्ति हो जाएगी। राशिद तलवी साहब, मैं आपसे, आप बहुत संजीदा लीडर है, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, पर्टिकुलर एक घटना को लेकर क्या हम इस तरीके से कह सकते हैं कि पूरे देश का माहौल खराब है? ये सवाल नहीं है कि ये घटना हुई, प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं कंडम किया उसको? क्यों नहीं बीजेपी के नेताओं ने कहा कि ये गलत हो रहा है? और एक संत वहां छत्तीसगढ़ में जाके बोल रहा है कि गॉड से उसकी पूजा करनी चाहिए। सर, उस संत में और देश के पूर्व उपराष्ट्रपति में बहुत बड़ा फर्क है, ये आपको भी मालूम है। हम हामिद अंसारी के बारे में अगर बात करें तो इसलिए बात करें क्योंकि वो संवैधानिक ओहदे पे रह चुके हैं। सवाल ये, क्या प्रधानमंत्री संवैधानिक ओहदे पे नहीं है? उन्हें कंडम नहीं करना चाहिए? सर, तो आप सवाल उठा रहे हैं ना, उनकी बातों पे भी आप सवाल उठा रहे हैं। ये लोकतंत्र है, सबको सवाल उठाने का अधिकार है। बिल्कुल, आपको भी उठाना चाहिए। हाँ। आप एंकर हैं जी। आप अगर हामिद अंसारी पे उठा रही हैं तो नरेंद्र मोदी पे भी उठाइए। चूंकि सर अभी हामिद अंसारी का वाकया सामने आया है, इसलिए हम इन पे फोकस कर रहे हैं। उस वाकये पे आपने बोला था? बिल्कुल तो नहीं बोला। सर, आप डाइवर्ट कर रहे हैं, दरअसल आप डाइवर्ट कर रहे हैं। इसीलिए अभी गौरव भाटिया मेरे साथ नहीं है। दरअसल जो बड़ी बातें हैं उस पे हम चाहेंगे कि बीजेपी ही बोले। लेकिन राशिद तलवी साहब, मैं तो फिर दोहराऊंगी कि आप तो इन चीजों को भांपते हैं, समझते हैं। तो अगर हामिद अंसारी साहब एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 दफे अगर इस तरीके से कह रहे हैं तो क्या होना चाहिए? क्या यही सच्चाई है? देखिए, इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने माहौल खिलाफ किया है। और एक बात ये समझिए कि हामिद अंसारी साहब नहीं, दुनिया के अखबारात के अंदर छप रहा है। छोड़ दीजिए हामिद अंसारी को, मैं आप अगर कहें तो न्यूयॉर्क टाइम्स की कटिंग आपको भेज दूं कि वो क्या लिख रहे हैं। अगर आप कहें तो इंग्लैंड के अखबारों की कटिंग आपको भेज दूं कि वो क्या लिख रहे हैं देश के बारे में। ये तो खत्म होना चाहिए। अगर आप नफरत की राजनीति करेंगे, इस देश में हिंदू मुसलमान एक साथ रहा है, आज भी रह रहे हैं, लेकिन जो लोग राजनीति के लिए नफरत। सर राशिद तलवी सर, हम आगे भी उम्मीद करेंगे कि इस देश का हिंदू मुसलमान एक साथ रहे और दोनों ही पक्षों किसी भी तरीके से कोई गलत बयानी ना हो। हम तो यही उम्मीद करेंगे। फिलहाल हमें वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया।